नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। ईडी द्वारा आप पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर एफसीआरए के उल्लंघन में 7 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के आरोप पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें 8 साल के अंदर क्या 7 करोड़ रुपए की फंडिंग आम आदमी पार्टी को देंगी। ये सिर्फ एक मजाक है जो हर बार चुनाव होता है तो ये मजाक बनाया जाता है। 3 से 4 दिन पहले अखबारों और टीवी पर चलाया जाता है। ईडी ने एमएचए को लिखा है एफसीआरए मामले की जांच को लेकर। जी देखिए, फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो रोक है उसके पीछे सिद्धांत समझिए क्या है कि ऐसा ना हो कि देश की डेमोक्रेसी और चुनाव तंत्र को खराब करने के लिए विदेशी ताकतें पैसे का इस्तेमाल ना शुरू कर दें। कितने रुपए की बात हो रही है? 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए अगर आप यूएस डॉलर में देखोगे तो 8 लाख डॉलर बनते हैं। बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें क्या 7 करोड़ रुपए की फंडिंग करेंगी, वो भी 2014 से लेकर 2022 तक, मतलब 8 साल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें जो देश को खत्म करना चाहती होंगी, वो 7 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देंगे। क्या मजाक है? ये सिर्फ एक मजाक है। और ये मजाक हर बार जब चुनाव होता है उससे पहले ये 3-4 दिन के लिए ये मजाक बनाया जाता है, टीवी पे अखबारों में चलाया जाता है, और फिर ये जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये चीज़ें भी खत्म हो जाती हैं। और फिर जो है अगले चुनाव में अगर आप देखोगे 2025 का जो चुनाव है उससे पहले दोबारा निकलेगी। कितनी बार इसके बारे में जांच हो चुकी है? 2014 या 15 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जो है सरकार ये कह चुकी है कि हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली, इसके अंदर कुछ नहीं आया। 2022 के चुनाव से पहले भी, पंजाब के चुनाव से पहले मामला उठा, तब होम मिनिस्टर ने कहा था अमित शाह साहब ने कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, तब उसके बाद कुछ नहीं निकला। अब तो हम 2024 में हैं। तो ये सिर्फ जो है एक बेकार के हवा बनाने की कोशिश करते हैं, मगर लोग अभी सब समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट देगा। मेरी तो ये कामना है कि देश के किसी भी नागरिक को बेड रेस्ट की जरूरत ना पड़े। देश का हर नागरिक ऊर्जा से और उत्साह से भरा हो। उन्होंने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। देश का हर नागरिक ऊर्जा से भरा हुआ हो, उत्सव भरी जिंदगी जीता हो, लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और ये सब ऐसे ही है। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं,
मेरी मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इनका एक काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में है, इसलिए उन्होंने बनारस में अंतिम गृह की व्यवस्था की है। साथियों, इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय छपरा में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और फायरिंग हुई। कांच की बोतलों से हमले किए गए, जिसमें एक राजद समर्थक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन 2 दिन के लिए सारण में इंटरनेट बैन कर दिया है। इंटरनेट सेवा बाधित के लिए डीएम ने प्रशासन को प्रस्ताव भेजा। कई लोग क्रिटिकल हैं। देखिए, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की छवियों की लोकतंत्र में कोई गुंजाइश नहीं है। कल जब हमारी प्रत्याशी वहां से रोहिणी जी एक बूथ पे गई, जिस तरह की दबंगई और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल हुआ, इन्होंने रिस्ट्रेंट रखा, धैर्य रखा, संयम रखा, लेकिन उसके बाद इस तरह की घटना होती है तो मैं समझता हूं कि कई सारे लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि लोकतंत्र में आपको ये तय करना होगा कि अगर व्यापक आबादी के साथ आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे और इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो ये लोकतंत्र के चीरहरण की तरह है, उसकी आत्मा को मारने के जैसा। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा प्रहार किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने मंगलवार सुबह ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली सरकार इस बार जा रही है। आज मैं आप सबसे 3 बातें करना चाहता हूं। एक, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूं, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूं। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है, जो लोग वहां मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे, और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्युनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपके दुश्मन, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे
योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फायदा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। इंडिया को बढ़ाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। जय हिंद। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी का नेतृत्व उत्तरी दिल्ली की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अंजिता कर रही हैं। एसआईटी में इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी भी शामिल हैं, जिनमें सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी शामिल हैं, जहां मामला दर्ज किया गया था। एसआईटी अपनी जांच करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 शुरू होने में महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस बीच पूर्व भारतीय स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने टीम चयन को लेकर एक चिंता जाहिर की है। भज्जी का मानना है कि भारतीय टीम को रिंकू सिंह की कमी खलने वाली है। रिंकू सिंह रह गए, वो उस चीज़ का थोड़ा सा मुझे ऐसा हो रहा कि ये बंदे को टीम में होना चाहिए था। 4 स्पिनर मुझे लगता है कि थोड़े से ज़्यादा हो गए, उनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी जो अपने दम पे मैच जिता सकते हैं। 20 गेंद में अगर 60 भी चाहिए तो वो बंदे में दम कम है। ऋषभ पंत अच्छे खेल रहे थे। देखिए आईपीएल में जितना भी हमने देखा है, जो इंजरी हुई थी उससे बाहर आके ही लुक्ड फिट, कीपिंग बड़ी अच्छी करी है। मुझे लगता है कि ठीक है, ये डिसीजन ठीक है। बट संजू जो है, संजू बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, तो मैं तो देखना चाहूँगा कि संजू सैमसन जो है पहले उनको मौका दीजिए। वर्ल्ड कप की टीम देखिए चुन तो ली है, और जो टीम चुनी है उसमें बैटिंग भी ठीक ठाक है। गेंदबाजी में एक फास्ट बॉलर मुझे लगता है थोड़ा सा कम है, और जो एक खिलाड़ी रह गया रिंकू सिंह, मुझे लगता है कि उनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी जो अपने दम पे मैच जिता सकते हैं। 20 गेंद में अगर 60 भी चाहिए तो वो बंदे में दम कम है कि वो मार सकता है। तो रिंकू सिंह रह गए, वो उस चीज़ का थोड़ा सा मुझे ऐसा हो रहा कि ये बंदे को टीम में होना चाहिए था। 4 स्पिनर मुझे लगता है कि थोड़े से ज़्यादा हो गए। 3 स्पिनर काफ़ी थे वहाँ पे, बट एनी हाउ टीम सेलेक्ट हो गई है। सो आई विश टीम इंडिया ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप दे ब्रिंग द कप बैक। वेस्ट इंडीज में आपने बात करी है, तो लग रहा है कि 4 स्पिनर ज़्यादा महंगे पड़ सकते हैं। 4 स्पिनर कभी भी खेलेंगे नहीं। मुझे नहीं लगता है कि एक भी मैच होगा जहाँ पे आपको 4 स्पिनर खेलते हुए देखेंगे एक साथ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बेंच पे ही बिठाना है तो फिर मुझे लगता है कि ऐसा एक विकल्प लेके जाओ कि आपका कोई भी फिर खिलाड़ी जब इंजर्ड होता है या कोई जगह बनती है तो रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी जो है वो सीधा अंदर आए। तो खेलेंगे 2 ही स्पिनर, जडेजा एक तो खेलेंगे या उनके साथ कुलदीप खेलेंगे या चहल खेलेंगे। हो सकता है किसी में 3 खेलें तो कुलदीप और चहल दोनों खेलें और रविंद्र जडेजा बॉलिंग करें। तो वो वहाँ पे कंडीशंस को देख के पता लगेगा कि क्या जो है वो कॉम्बो बनेगा। ऋषभ पंत अच्छे खेल रहे थे। देखिए आईपीएल में जितना भी हमने देखा है, जो इंजरी हुई थी उससे बाहर आके ही लुक्ड फिट, कीपिंग बड़ी अच्छी करी है। बल्लेबाजी भी मतलब नॉट एट हिज बेस्ट, बट ठीक ठाक बल्लेबाजी करी है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये डिसीजन ठीक है। बट संजू जो है, संजू बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, तो मैं तो देखना चाहूँगा कि संजू सैमसन जो है पहले उनको मौका दीजिए, क्योंकि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये संजू अब वो पुराने वाले नहीं है कि जो 30-35 बना रहे हैं, 70-80 बना रहे हैं। सो इट्स गुड टू सी ये ऋषभ पंत वापस आए हैं। बट अभी आप थोड़ा सा देखिए किसकी फॉर्म जो है वो ज़्यादा बेहतर लगी हुई है, आप उनको पहले खिलाइए। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई जल्दबाजी हुई है उनको लाने में। आई थिंक ही वर्कड हार्ड एंड नाउ सिंस ही इज़ देयर पार्ट ऑफ द टीम, और उम्मीद करता हूँ ऋषभ पंत जब खेलें अच्छा खेलें भारत के लिए और कुछ स्पेशल। आयकर विभाग को जूता कारोबारियों की यहां सर्च में बड़ी सफलता हाथ लगी है। हर मिलाप ट्रेडर्स के रामनाथ डंग के जयपुर हाउस स्थित आवास पर 48 घंटे तक सर्च के बाद बरामद 53 करोड़ रुपए बैंक में जमा करा दिए गए।
अन्य दोनों जूता कारोबारियों बीके संजू और मंशू फुटवेयर से यहां बरामद नगद धनराशि को जोड़कर विभागीय अधिकारी 55 से 60 करोड़ रुपए नगद बरामद होने की बात कर रहे हैं। गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से इस्लामिक स्टेट से जुड़े 4 आतंकियों को पकड़ा है। इनके निशाने पर भाजपा व आरएसएस के नेता और यहूदी एवं ईसाई समुदाय के लोग थे। चारों श्रीलंका के नागरिक हैं और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से गुजरात आए थे। एटीएस को सूचना मिली थी कि आईएस से जुड़े 4 आतंकी कोलंबो से चेन्नई के रास्ते अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान में कुछ दूसरे अधिकारियों की एक हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत पर भारत ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रईसी की मौत पर गहरा सदमा करार दिया है और अपना दुख व्यक्त करते हुए भारत ईरान रिश्तों को मजबूत बनाने में रईसी के योगदान को याद किया है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत पंजाब के कुछ हिस्सों में भीषण हीट वेव का कहर जारी रहने वाला है। आईएमडी ने इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि दक्षिण में केरल सबसे गर्म राज्य रहने वाला है। सोमवार को दिल्ली में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जबकि आज हालात ऐसे ही बने रहने की संभावना है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।